अगर पुलिस गोली चलाना बंद कर देगी तो जजेज आर ऑल्सो नॉट बी सेफ इन द कोर्ट। सही बात। इसीलिए वी कांट स्टॉप पुलिस टू फायर ऑन द क्रिमिनल्स। इफ क्रिमिनल इज फायरिंग, पुलिस हैज टू रिटेलिएट। सरकारी नौकरी में ही जाना कोई जरूरी नहीं है, आईपीएस ही बनना कोई जरूरी नहीं है, आईएएस ही बनना कोई जरूरी नहीं है। जीवन में एक सफल व्यक्ति बनना जरूरी है। नमस्कार, जोहार दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, अपने सपने के पीछे ऐसा भागो कि तुम्हें पाना एक दिन किसी का सपना बन जाए। दोस्तों, आज जीत की चाय सेशन में हमारे गेस्ट है एक्स डीआईजी, एक्स आईपीएस ऑफिसर राजीव रंजन सिंह जी, जो 22 सालों तक पुलिस सेवा में अपनी योगदान दे चुके हैं। एसपी से लेकर डीआईजी पोस्ट तक गए हैं, विभिन्न जिलों, विभिन्न स्टेट में अपना योगदान दिए हैं। सक्सेसफुल अपनी जॉब कंप्लीट करके आज दूसरे इनिंग के तरफ बढ़ रहे हैं। तो आइए आज आपको मिलवाते हैं राजीव रंजन जी से और इनकी कहानी सुनते हैं, इनकी जुबानी। नमस्ते सर। नमस्ते सर, सबसे पहला तो मेरा सवाल आपसे ये होगा कि आप पुलिस सेवा में ही क्यों आए? एक्चुअली मेरे फैमिली का बैकग्राउंड, खास करके मेरे मैटरनल फैमिली का बैकग्राउंड पुलिस का था जी। मेरे नाना अंग्रेज के ज़माने में दरोगा थे। अच्छा। मेरे मामा भी पुलिस सर्विसेज में, जब हम थोड़ा 10th में आए तो वो डीएसपी हो गए थे, बाद में वो भी आईपीएस होकर रिटायर्ड हुए। तो पुलिस का फैमिली का बैकग्राउंड बचपन से मिला और यूनिफॉर्म सर्विसेज में जाने की इच्छा हुई। ऑल्दो मैं यूनिफॉर्म सर्विसेज में आने के पहले 2 सर्विस और कर चुका। अच्छा। मैं रांची यूनिवर्सिटी में एमए फर्स्ट क्लास एमएससी केमिस्ट्री में करने के बाद लेक्चरर का जॉब ज्वाइन किया। जेजे कॉलेज में एज ए लेक्चरर 22 साल 23 साल का लड़का एज ए लेक्चरर हम लोगों ने मैंने कैरियर शुरू किया जी। उसके बाद फिर सिविल सर्विसेज दिए और मध्य प्रदेश में डिप्टी कलेक्टर होके चले गए। लेकिन चूंकि पुलिस जॉब में आने की इच्छा थी तो फिर जब यूनाइटेड बिहार में एग्जामिनेशन में 92 में हमने फॉर्म भरा तो हम पूरे बीपीएससी में 2nd टॉपर थे पूरे राज्य में। उस समय बिहार झारखंड एक था और उसके बाद पुलिस सर्विस में आए। तो कुछ तो डेस्टिनी है और कुछ इच्छा है आपकी, कुछ करने का जुनून है कि हमें जाना है तो जाना है। देखने में तो सर ये जॉब काफ़ी रॉयल भी लगता है और काफ़ी चैलेंजिंग भी होता है। कितने चैलेंजेस आए आपका ये पीरियड पार करने में? मैं उन तमाम यंगस्टर्स को कहूँगा जो भी पुलिस जॉब में जाना चाहते हैं जी, कि पहले तो ये दिमाग में बनाएं कि आपकी जिम्मे में इंटरनल सिक्योरिटी है। जैसे बॉर्डर पे हमारे आर्मी के जवान हैं, उनका काम है देश को सुरक्षित करना। उसी तरह एकदम सबसे छोटा पदाधिकारी पुलिस में मान लीजिए एक एसएचओ है, थाना प्रभारी, तो उसकी जिम्मेवारी है कि वो अपने थाने क्षेत्र में सभी लोगों का प्रोटेक्शन करना, क्राइम को रोकना। क्योंकि किसी के घर में कुछ क्राइम हो गया तो वो पुलिस में एफआईआर लॉन्च करके अब सोचता है कि पुलिस को सॉल्व करना है। तो आपको इस माइंडसेट में आना होगा कि सारे लोगों की समस्या ले करके हमको चलना है, अपनी समस्याओं को थोड़ा दूर करना है और टेंस नहीं होना है। क्योंकि आप यही जॉब ऑप्ट ही किए हैं, अपने मर्जी से किए हैं, नोबडी हैज फोर्स्ड यू। तो जिनकी इच्छा हो उन्हीं को पुलिस में जाना चाहिए। क्योंकि इस लाइफ में बहुत चैलेंजेस हैं। कई बार क्या है कि गोली लगने की भी संभावना रहती है। मैं अपने पूरे लाइफ काल में 4 बार इनकाउंटर में गोली लगते लगते बचे हैं। हमारे बॉडीगार्ड को गोली लग गया है। तो ऐसी कई चीज़ें लाइफ में चलती हैं। पुलिस जॉब में ये रिस्क है आपको, क्योंकि जैसे कृष्ण ने गीता में कहा था कि आज गांडीव तुम्हारे पास है, तुमको युद्ध करना है। तो इस तरह से ईश्वर अगर आपके हाथ में गांडीव दिए हैं, पिस्टल दिए हैं, राइफल दिए हैं, तो इसीलिए दिए है कि आपको युद्ध करना है, क्रिमिनलों के साथ युद्ध करना है कि नहीं? यस सर। और शरीफ आदमी को आपको प्यार देना। क्योंकि पुलिस जॉब में जनरली थाने में एसपी के पास कोई भी शौक से नहीं जाता है। शायद ही कोई ऐसी किसी की पत्नी होगी या किसी का बेटा होगा जो खुश होने पर कहेगा कि पापा हमको थाना घुमाने ले चलिए।
या पत्नी कहेगी कि थाना घुमाने ले चलिए। जी 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 तो पुलिस और हॉस्पिटल दो ऐसा जगह है, थाने और हॉस्पिटल, जी जी जहां लोग स्ट्रेस में जाते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है तभी जाते हैं। इसीलिए आप कई बार देखते होंगे न्यूज में कि जी। हॉस्पिटल में परिजन तोड़ फोड़ कर देखते हैं, सही 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 जी थाने में जाके आक्रोशित हो गए, आक्रोशित। थाना घेराव कर दिया। जी। अक्सर ये न्यूज आता है। बहुत कम सुनते होंगे कि डीसी के कार्यालय में जाके तोड़ फोड़ कर, एसपी सही। के यहाँ घेराव हो सकता है। जी 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 इसके पीछे कारण यही है कि पब्लिक जो वहां जा रहा है अपनी ग्रीवांस लेके, वो अंडर स्ट्रेस है। किसी का परिवार में किसी की हत्या हो गई है, जी, जी, किसी जी। के घर में डकैती हो गई है, किसी के घर में चोरी हो गई है। जी तो जो पुलिस जॉब में जो ऑफिसर्स है, उनको बिल्कुल मैनेजमेंट गुरु की तरह उसको कुल्ली उसकी बातों को सुनना चाहिए। सिमिलरली हॉस्पिटल में जो है डॉक्टर, कोई गया तो तुरंत इलाज शुरू कीजिए, बाकी तो ईश्वर के हाथ में है। 22 साल काफ़ी लंबा पीरियड, काफ़ी मेमोरेबल पल हुआ हो रहा आपके साथ, ऐसा भी घटनाएं हो रही, कुछ वैसा घटना जिसको आज भी आप याद करते हैं और काफ़ी मतलब ये होता है कि मैंने इतना बड़ा काम कैसे कर लिया या कैसे किया। एक्चुअली झारखंड बनने के पहले हम बिहार में थे, बिहार में कई जगह पोस्टेड रहे हैं। जी झारखंड बनने के बाद जब हम लोगों ने लगभग 22 साल पहले इस राज्य में आए, जी 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 तो ईश्वर की कृपा थी, मेरी पहली पोस्टिंग जमशेदपुर में हुई, जी हेडक्वार्टर डीएसपी के रूप में। कदमा सोनारी एरिया मेरा एरिया था। उस दौरान इस शहर में 2003-4 के दशक की जो 2003-4 की जो शहर था, टाटा स्टील का एक्सपेंशन चल रहा था जी और बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ आई हुई थी। बड़ी बड़ी कंपनियों के जीएम, बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफिसेज यहाँ खुले हुए थे, जैसे L&T, सापुर जी, पालन जी, और कई कंपनियां साउथ की थी, गैमन इंडिया, कई कंपनियों का यहाँ ऑफिसेज था। उस दौरान इतना अपराध बढ़ा हुआ था रंगदारी को लेकर के, जी मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी गिरोह का, जी लेकिन गोली चलना सरेआम बात थी। 2003-4 की घटनाएं हमें याद है, जब L&T के जीएम के घर पर यहीं पे सोनारी में एक बड़ा फेमस अपार्टमेंट है आशियाना, जी आशियाना में ऑर्चिड में, मुझे अभी भी वो पल याद है, उसके बॉडीगार्ड को गोली मार दिया। और मैं जब वहां पर गया, सबसे पहले मैं ही पहुंचा, जी जी तो उसकी एक छोटी सी बच्ची थी, इतनी डरी हुई पूरी परिवार और चिल्ला रही थी, और बॉडीगार्ड खून से लथपथ पड़ा हुआ था। हम लोगों ने उसको टीएमएच भेजा। उस दिन मेरे मन में ये भावना आया था कि अगर ये क्रिमिनल के आमना सामना मेरा हो गया तो मैं इनको इनके अंजाम तक पहुंचा दूंगा। ये मेरे दिमाग में भावना आई थी। इसी तरह एक घटना हुई थी साक्षी में, सापुर जी, पालन जी के एजीएम को गोली मार दिया। जी 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 तो टाटा स्टील के लोग उस समय, खास करके हमको याद है, उस समय मुथु रमन थे यहाँ। जी कई लोगों से हम लोगों का बात हुआ, एसपी साहब थे, सब लोग कहा कि इस क्राइम को खत्म करना होगा, नहीं तो टाटा स्टील हिल जाएगी। जी क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों को अगर आप जीएम को गोली मार देंगे, कौन काम करने सही आएगा। बात। तब इसके बाद एक टास्क फोर्स बना, एसपी ने एक टास्क फोर्स बनाया, जिसका इंचार्ज मुझे बनाया, ओके और हम लोगों का एक ही काम हुआ, क्रिमिनलों को चेज करना। और उस दौरान कई क्रिमिनल से मुठभेड़ हुए। जी एक फेमस मुठभेड़ था यहाँ दो मुहानी, जी जहाँ वही लड़के जो टाटा L&T के जीएम के घर पर गोली चलाए थे, वो लड़के छगन लाल पर गोली चलाए। एक यहाँ व्यवसायी हैं बिष्टुपुर में, उनके घर पर गोली चलाए। जी और हम लोगों के साथ मुठभेड़ हुई दो मुहानी में, हम लोग चारों शूटर को हम लोगों ने मारा। तो वो घटना बड़ा मेमोरेबल था, और एक मन में इतना सुकून लगा था। हमको याद है उस समय मुथु रमन हमको बुला करके अप्रिशिएट किए थे। वाह L&T के बहुत बड़े बड़े पदाधिकारी मेरे घर पर आए। वो उस समय डेरिक करके वो थे, जो जीएम थे, जी वो पत्नी के साथ घर पर आए, बोले कि सर जीवन भर हम नहीं भूल सकते हैं आपके इस योगदान का। तो पुलिस में कई बार उत्साहित होते हैं आप, जब लोगों का अप्रिसिएशन मिलता है, और अच्छे कार्यों का अप्रिसिएशन आपको मिलना है। इसी तरह की एक घटना रांची की है, वो भी मेरे जीवन को बड़ा उद्वेलित किया था। रांची में कैपिटल हिल होटल है, जी पंजाब स्वीट्स पूरे परिवार का, कावेरी वालों का है। जी उसके बेटे लव भाटिया की अपहरण हो गई थी। मैं उस समय रांची में हटिया में पोस्टेड था। ओके 10 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। ये घटना 2009 की है, जी बड़ा फेमस घटना थी, पूरा झारखंड हिल गया था। उस जमाने में 10 करोड़ आप सोचिए हाँ बहुत कि बहुत बड़ी रकम होती है।
क्रिमिनल सब यूपी के थे जी। और बड़ा प्लान करके गाड़ी को ले जा करके यूपी के डायरेक्शन में उसका छोड़े थे। और हम लोग सब पूरी पुलिस यूपी में लगी हुई थी कि उसको अपहरण करके यूपी ले गया जी। लेकिन वो संजोग से उसको क्रिमिनल को रांची में ही रखे हुए थे, हटिया में, और मेरे जुरिडिक्शन में रखे हुए थे। अरे हमें क्योंकि देखिए पुलिस का जॉब पब्लिक के सहयोग के बिना कभी सफल नहीं होता था। जी जी। तो लाइफ में वही पुलिस अफसर सफल होगा जो पब्लिक फ्रेंडली होगा। अगर आप पुलिस एसपी हैं और चारदीवारी के बंद हैं तो आप कभी जीवन में सफल नहीं पाएंगे। तो मुझे पब्लिक से ही इनपुट मिला कि सर इस घर में रात में खाना जा रहा है अच्छा। और दिन में बाहर से ताला लगा रहता है। अच्छा। बड़ा मैंने एक लेडी आकर के हमको इन्फॉर्मेशन दी और वो इनपुट इतना काम आया कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि जब हम दल बल के साथ, क्योंकि मेरा दिमाग में आया कि 3 दिन से ही खाना जा रहा है, 3 दिन पहले उसका या 2 दिन अपहरण हुआ है। हम लोगों ने वहां पर घेराबंदी किया, दरवाजा में कान लगा के सुना गया तो अंदर से कुछ खटखट किया और बात करने की आवाज आ रही थी। फिर दरवाजा को हम लोगों ने नॉक किया, बाहर से ताला लगा हुआ, जी जी जी। बाहर नॉक किया तो अंदर से गोली आ गई। अच्छा। वो छेद था, छेद से उसने गोली चला दिया, मेरे बॉडीगार्ड को गोली लग गई। अरे। उसके बाद पूरे शहर में, चूंकि रांची टाउन का बात था, हल्ला हुआ, अरे अरे यहाँ तो यहीं पर क्रिमिनल है। सारे प्रेस मीडिया आ गए और हम लोगों ने बड़ी बहादुरी के साथ ताला तोड़ करके और मुठभेड़ किया। उसमें भी 4 क्रिमिनल मारे गए। अरे। और उस लव भाटिया को बाथरूम में बांध के रखा था, उसको हम लोगों ने सकुशल बचा लिया। उनका 10 करोड़ रुपया बच गया और उसकी जिंदगी बच गई। और यूपी के चारों क्रिमिनल थे, चंदन सोनार गिरोह का वो क्रिमिनल थे, बड़ा क्रिमिनल था, मारा गया। उसमें जो हथियार मिला, इसका लाइव टेलीकास्ट मीडिया में हो रहा था, इतने हथियार मिले उनके पास, जो हथियारों का जखीरा था। तो ये सब जीवन में कई रोमांचिक था नाता है। बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये सब। मैं जब सिमडेगा में एसपी के रूप में था जी। तो मैं बहुत ज्यादा पीएलएफआई पे काम किया। अच्छा। कई बार आपको चुनौतियां आती है। मैं वहां पर उस समय वहां के मंत्री, आप नाम जानते होंगे, एनो शेखा थे जी। वो विधायक भी थे। जी। ये घटना लगभग 10 साल पुरानी है। उन्होंने एक मर्डर करवा दिया। अच्छा। उनके डायरेक्शन पे पीएलएफआई ने एक मर्डर किया। जी जी जी। हमें जानकारी मिल गई। अब मेरे पास 2 रास्ते थे कि भाई ये बड़े आदमी हैं तो या तो कंप्रोमाइज किया जाए, जी। क्योंकि सरकार जो वर्तमान सरकार है, हेमंत जी सीएम थे 2013-14 में, जी। सरकार उनकी थी। जी। लेकिन मैंने अपना फर्ज को निभाया। मैंने अपनी पत्नी को कहा कि कल हो सकता है मेरा ट्रांसफर हो जाए, लेकिन मैं आज रात में एफआईआर करूंगा और इस बंदे को उठा लूंगा, क्योंकि ट्रांसफर से ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि वो मर्डर करवाया है। मेरे पास प्रूफ है। आप सोचिए कि मर्डरर का भी पता नहीं है, हमको खाली प्रूफ था कि इसने उग्रवादी से मर्डर करवाया। किस उग्रवादी से करवाया ये पता नहीं पता, क्योंकि हमारे पास बातचीत की रिकॉर्डिंग थी। अच्छा। उग्रवादी की मोबाइल हम लोग यहाँ इंटरसेप्शन में चलता है, वो रिकॉर्डिंग थी। मैंने मुख्यालय में सबको कहा, कोई तैयार नहीं हो रहा था कि आप एनो शेखा को गिरफ्तार कैसे कर लीजिएगा। ये प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सॉलिड नहीं है कि आप गिरफ्तार कर लीजिएगा। उसकी आवाज है कि नहीं, पहले तो ये प्रूफ करना होगा। फिर मैंने परिवार वालों से बात किया। वो लोग बोला कि सर हम लोग एफआईआर करेंगे, एनओसी मरवाया है। मुझे ताकत मिली, मैंने एफआईआर दर्ज करवाया और बिना किसी से पूछे रात में 2 बजे उस विधायक को गिरफ्तार कर दिया। अच्छा। पूरे राज्य में हंगामा हुआ कि एसपी क्या कर रहा है। हमने अपने वाइफ को कहा कि अब सामान पैक कर लीजिए, ट्रांसफर होना ही होना है। लेकिन ईश्वर, कभी कभी गलत कार्यों को आप प्रतिकार में खड़े होते हैं जी। तो कृष्ण जैसे ईश्वर कहीं ना कहीं हैं इस दुनिया में, जो आपके लिए खड़े हो जाते हैं जी। पूरे सिमडेगा की जनता खड़ी हुई और उसी दिन शाम में आचार संहिता लग गया। अच्छा। 2014 की यही विधानसभा की चुनाव थी जी। और वो उसका बिगुल बच गया और फिर एसपी का ट्रांसफर रुक जाता है, कोई ट्रांसफर कर नहीं सकता है जी। और मैंने वहीं रह गया। चुनाव के बाद सरकार बदल गई और आपको विश्वास नहीं होगा कि सिर्फ उस छोटे से एविडेंस पे मैंने उस बंदे को कन्विक्ट करा दिया। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट के भी लॉयर उसको बचा नहीं पाए। वाह। उस छोटे से एविडेंस। तो मेरा इतना कहानी बताने के पीछे खास करके युवा पीढ़ी के पुलिस अफसरों को उत्साहित करने के लिए मैंने ये कहानी बताई कि अगर आप मन में ठान लेते हैं कि हमें
क्राइम के, हमारा जो जॉब है ये जॉब हमें परफॉर्म करना है, जी जी जी। तो फिर कोई आपको परेशानी नहीं आएगी। परेशानी जो आएगी उसका हल भी निकलेगा। क्योंकि मुझे जमशेदपुर के इनकाउंटर के बाद मेरे ऊपर लोगों ने बड़ा प्लान करके केस भी किया, अच्छा, कि फेक इनकाउंटर है। जी मैंने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा, 8 साल, सोचिए, एक डीवाईएसपी मैं था उस समय, 8 साल तक केस लड़ा और सुप्रीम कोर्ट से जीता कि अगर पुलिस गोली चलाना बंद कर देगी तो ये जज, यही जजमेंट में लिखा हुआ है, जी जी जी। तो जजेज आर आल्सो नॉट बी सेफ इन द कोर्ट। सही सही बात। इसीलिए वी कांट स्टॉप पुलिस टू फायर ऑन द क्रिमिनल्स। इफ क्रिमिनल इज फायरिंग, पुलिस हैज टू रिटेलिएट। दिस वाज द जजमेंट। ये रिपोर्टेड जजमेंट है 2012 का। उस समय मैं यहाँ एसपी हो गया था जमशेदपुर में, जी। और उस समय हमको लगा कि न्याय मिलता है और अच्छे कार्यों के लिए डरना नहीं चाहिए। सर इसी पे मेरा दूसरा क्वेश्चन है, आप ऑनेस्टी से काम करना तो चाहते हैं, लेकिन बहुत बार राजनीतिक प्रेशर आ जाता है, तो क्या उस राजनीतिक प्रेशर और अपना ऑनेस्टी पे कैसे आप मैनेज कर पाते, कोई भी पुलिस ऑफिसर या आप? मेरा मानना है कि अगर आप सही रास्ते पे हैं तो राजनीतिक प्रेशर आपको ट्रांसफर कर सकता है। जी। अगर आप कागज कलम में सही हैं तो कोई आपको सस्पेंड नहीं कर सकता है। पहले लॉज को ठीक से समझना होगा, विम में काम नहीं करना होगा। लॉज को ठीक से समझिए। नोबडी कैन पनिश यू। हाँ, ट्रांसफर हो सकता है, तो इसका लक्ष्य छोड़ना होगा कि अब एसपी कोठी, माया मोह छोड़। हाँ, एसपी कोठी की सारी सुख सुविधाएं कैसे छोड़ें, सर धनबाद की पोस्टिंग कैसे छोड़ें, तो जमशेदपुर की पोस्टिंग कैसे छोड़ें, इससे ऊपर उठना होगा। मेरा मानना है कि जिस दिन आईएएस आईपीएस कैडर जी इस मोह से ऊपर उठ गया भारत देश का, उस दिन देश को सही रास्ते पर जाने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि अधिकारी जो बने हैं देश सेवा के लिए, वो सारे चीजों को छोड़ करके और इस मोह से ऊपर उठे कि पता नहीं सही काम करेंगे तो मेरी पोस्टिंग गड़बड़ा जाएगी। ये मेरा रिक्वेस्ट है यंग जनरेशन के ऑफिसर्स के लिए। चलिए सर, आप सेकेंड पीढ़ी अभी चालू करना चाह रहे हैं, अपनी राजनीति में जाना चाह रहे हैं, करियर राजनीति में कर ही रहे हैं आप, समाज सेवा तो करते ही हैं आप। क्या ऐसा काम है जो आप पुलिस सेवा में नहीं कर पाए, आपको मलाल रह गया कि आप राजनीति में आके उसमें बदलाव लाएंगे? एक्चुअली 22 साल इस राज्य में सेवा करने के दौरान मैं बहुत रिमोट क्षेत्रों में घूमा हूँ जी। जैसे मैं एसपी रहा सिमडेगा में 3.5 साल, जमशेदपुर का मैं एसपी रहा, ग्रामीण एसपी था उस समय, उग्रवाद काफी पीक पे था जी। इसके बाद मैं गोड्डा में एसपी रहा, पाकुड़ में एसपी रहा, गुमला के भी प्रभार में रहा, रांची ग्रामीण एसपी के रूप में प्रभार में रहा, तो कई जिलों में एसपी के रूप में, जगुआर में एसपी था। तो 22 साल, आज झारखंड 24 साल का हो गया, जुआ हो गया जी। तो झारखंड को जो मुकाम हासिल करना चाहिए था वो झारखंड हासिल नहीं कर पाया जी। आप रिमोट एरिया जाएंगे, टाटा स्टील के इस 10 किलोमीटर को अगर आप छोड़ दें, आप यहीं से आप आगे बढ़ें पटमदा के तरफ, घाटशिला के तरफ, कोटका के तरफ, तो आप देखेंगे कि अभी भी जीवन स्तर उसी स्टेज में है जी। आप सोचिए, झारखंड इज वन ऑफ द बिगेस्ट कोल प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ द इंडिया, लेकिन झारखंड में 24 घंटे बिजली नहीं है। यहीं पे कदमा में हाल में हमने गया था तो छोटे छोटे बच्चियां और बच्चे कह रहे थे, जीबीसी का लाइन है कि अंकल इवनिंग में बिजली नहीं रहती है, हम लोग पढ़ें कैसे। तो एक ऐसा स्टेट जहां जीरो पावर कट आज के 20 साल पहले होना चाहिए था जी। यहाँ पावर कट नहीं है, आज भी पावर कट रहा है और ठीक शाम में ही कट रहा है और लोगों से बिजली बिल जा रही है। करोड़ों रुपए यहाँ सरकार जनरेटर में खर्च कर रही है, एसपी और डीसी कोठी और सारे ब्लॉक और थानों में, रिमोट एरियाज में जनरेटर में, और जनरेटर के तेल में, उतना में तो यहाँ पावर प्लांट बन जाता है जितना हमने 24 साल में जनरेटर खरीदने में, जनरेटर के रख रखाव में और जनरेटर के तेल में खर्च कर दिया। यहाँ पे टूरिज्म का इतना स्कोप है जी, आप टूरिज्म को डेवलप कर सकते थे, लेकिन हम लोगों की दूरदर्शिता नहीं रहने के चलते नेतरहाट खूबसूरत स्पॉट, दलमा स्पॉट, आप अगर जमशेदपुर में देखें तो बिरुडू इतना खूबसूरत डैम है, इतने चारों तरफ, किरूबुरू इतना अच्छा हिल स्टेशन है जी, जी। इतने भगवान की दया से इस शहर को नेचुरल पार्क, नेशनल पार्क इतने मिले हैं जी। आपके पास बेतला पार्क है जहां आप सफारी शुरू कर सकते हैं, आपके पास हजारीबाग में सेंचुरी है जहां सफारी शुरू कर सकते हैं। आप सिंगापुर में देखिए, इतना छोटा एक पार्क है जहां नाइट सफारी करके
करोड़ों करोड़ डॉलर वो लोग कमा रहे हैं। मैं भी 3,000 रुपया ठगा गया था। $3,000 हमने दे करके जब नाइट सफारी में गए तो लगा कि इससे तो बहुत बढ़िया हमारा इस जुबली पार्क के जो जू है इसमें ज्यादा है। मैं आपको रियल घटना बता रहा हूँ। हम लोग आईपीएस लोग वहाँ ट्रेनिंग में गए थे 2018 में जी। तो सभी इतना सिंगापुर में उसका प्रचार किया, नाइट सफारी $3,000 ले रहा था, सिंगापुर डॉलर, कि सारे लोग सोचे कि भाई कुछ अजूबा चीज देखेंगे। लेकिन वहां पर बहुत मुश्किल से एक सांप दिखा और एक टाइगर दिखा, उससे बहुत ज्यादा हमारे इस जू में है जी, जी, जी। तो कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं आप? इतना बढ़िया दलमा हिल है जहाँ ट्रैकिंग हो सकता है, इतने डैम्स हैं आपके पास जहाँ वाटर राफ्टिंग हो सकती है, जैसे आपके पास बगल में चांडिल डैम है, व्हाई नॉट वी कैन स्टार्ट वाटर राफ्टिंग देयर। इतना खूबसूरत डैम तिलैया डैम है, इससे लोगों को स्वरोजगार मिलेगा, क्योंकि अभी जो पलायन हो रहा है यहाँ से आप विश्वास नहीं करेंगे। मैं एज ए डीआईजी जब कोरोना था मैं देखा, मैं कोल्हान का डीआईजी था कि लाखों लाख लेबर झारखंड के, बहुत लोग तो पैदल और साइकिल से चल के आ गए। आपके यहाँ का लेबर बाहर काम कर रहे हैं जी, इतनी मुश्किलों में काम कर रहे हैं, मतलब हम लोग सिर्फ और सिर्फ लेबर प्रोड्यूसिंग स्टेट हो गए हैं, क्योंकि आपके यहाँ काम ही नहीं। दूसरा, हम आईटी हब क्यों नहीं बना सकते हैं? आज हमारे यहाँ शायद ही कोई ऐसे गार्जियन होंगे जो इंजीनियरिंग के उनके बच्चे पढ़ने के लिए भी बाहर जाते नहीं है और बाहर जाने के बाद वो वापस नहीं आते हैं। तो अगर हम लोग अभी भी नहीं चेतेंगे तो आने वाले दिनों में ये शहर ओल्ड सिटी हो जाएगा। गार्जियंस के साथ उनके बच्चे रहेंगे ही नहीं। अब बैंगलोर सोचिए ना कि बैंगलोर में हर माँ बाप का बच्चा उसके साथ रह रहा है, पुणे में साथ रह रहा है, नोएडा में साथ रह रहा है, आपके यहाँ क्यों नहीं रह रहा है? तो हमने उस बिंदु पर काम नहीं किया। तो ये बहुत जरूरी है कि इन सब चीजों पर काम करें, और यही टर्न लाने का कारण था। दूसरा एक पॉलिटिक्स में टर्न लाने का कारण था कि ये सरकार 2021 में अपनी जो नियोजन नीति बनाई जी, उसमें हिंदी हटा दिया, इंग्लिश हटा दिया, संस्कृत हटा दिया। आप कल्पना कीजिए कि जिस स्टेट के 99% लोग हिंदी में 99 के 100% लोग हिंदी या इंग्लिश में मैट्रिक पास किए हैं, उस स्टेट के युवाओं के नियोजन के लिए हिंदी और इंग्लिश का हटा देना मुझे कहीं समझ में नहीं आई। मैं उस समय कई विधायकों से बात किया कि भैया इतना बड़ा मुद्दा है, आप अपने जनरेशन के बारे में सोचिए। हमें ट्राइबल लैंग्वेज लाने से कोई विरोध नहीं था, क्योंकि मैं खुद झारखंडी हूँ, लेकिन मेरा यही कहना था, सीएम से मेरा यही कहना था कि आप 12 साल पहले ट्राइबल लैंग्वेज को पढ़ाएं, आप 12 साल अपने नवजुवक को पढ़ाएं। जब वो ट्राइबल लैंग्वेज में 10th पास कर जाए तब आप उस लैंग्वेज में एग्जाम ले सकते हैं। जी। आप पढ़ाए ही नहीं है, एकाएक आप नियोजन नीति को बना दें, बदल दे रहे हैं जी। दूसरी एक कारण है 1932। मैं चूंकि 1932 का खतियानी हूँ, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे लिए तो सोचिएगा तो ये अच्छी बात है जी। लेकिन मैं मानता हूँ कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में जी, नियोजन नीति और डोमिसाइल नीति है, इसमें आपको बाइफरकेट करना होगा। ग्रामीण क्षेत्र में 1932 का खतियान चलेगा जी, घाटशिला में चलेगा जी, बहरागोड़ा में चलेगा, कोटका में चलेगा, लेकिन टाटा स्टील का जो ये एरिया है, ये 10-15 किलोमीटर का कदमा सोनारी से लेकर के और टेलको तक का जो एरिया है, सोचिए यहाँ 1904 में टाटा स्टील आया जी। ये जमीनें टाटा स्टील के मतलब 1904, 7, 8 तक मिल चुकी थी जी, है ना जी। यहाँ जो भी लोग काम करने आए वो सब बाहर से आए, क्योंकि उस समय तो कोई ये शहर डेवलप नहीं हुआ था। अब जो 120 साल से इस शहर में जिसके पीढ़ी रह रही है, और यहाँ की चूंकि जमीनें सब टाटा स्टील की थी, तो यहाँ कोई खतियानी जमीन कहाँ से लाएगा? जी। जो भी यहाँ थे वो फ्लैट लिए या टाटा स्टील के क्वार्टर में रहे, रिटायर हुए तो कहीं ना कहीं घर बना लिए। अब आप उनको से खतियान मांगेंगे कि आप 1932 का खतियान दीजिए, तब आपका डोमिसाइल बनेगा और तब आपका टाटा स्टील में नौकरी लगेगा अप्रेंटिस में जी। आप बताइए यहाँ के युवाओं के साथ इससे बड़ा अन्याय क्या होगा? सही बात है, मानते हैं कि नहीं? एकदम सर, सही। अभी टाटा स्टील ने जो वैकेंसी निकाला था अभी हाल की बात, जी, अप्रेंटिस का जी, उसमें कंडीशन लगाया सरकार के दबाव में कि डोमिसाइल होना चाहिए झारखंड और उड़ीसा का। अब जो हमारे इस टाउन के बच्चे हैं ये झारखंड का डोमिसाइल कहाँ से लाएंगे? नहीं ला पाए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि आपको, सरकार को, जिनकी जन्म यहाँ हुई है,
जिनके पिताजी का जन्म यहाँ हुआ है, जिनके बाबा यहाँ जन्म लिए हैं, जो यहाँ से मैट्रिक पास किए हैं, उनको यहाँ का डोमिसाइल मानना चाहिए। और इन नेताओं से भी हम कहेंगे जो जनता के चुनाव पर जीते हैं, जनता के वोट पर जीते हैं और आज अपने आलिशान घरों में रह रहे हैं, उन्हें इस मुद्दे पर आगे आना चाहिए। मैं यहाँ के मंत्री जो बन्ना गुप्ता जी हैं, मैं नाम लेके उनसे कहूंगा कि उन्हें इस मैटर को टेकअप करना चाहिए कि सरकार ऐसी नीति क्यों बनाई है। आप क्यों नहीं यहाँ के सभी लोगों को जो यहाँ जन्म लिए हैं, जिनके माता पिता जन्म लिए हैं, जो यहाँ से मैट्रिक पास है, उन्हें यहाँ का डोमिसाइल आप घोषित करवाइए। क्योंकि आप सरकार में मंत्री हैं, आपको इसके लिए विधानसभा में आवाज उठानी चाहिए। चंपई सोरेन यहाँ बगल में है, यहीं के मुख्यमंत्री हैं हमारे, उनको क्यों नहीं इस मुद्दे को टेकअप करना चाहिए। ये इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि अगर नहीं टेकअप करेंगे तो यहाँ के लड़के आने वाले दिनों में पलायन करने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। तो ये सारी मुद्दे हमको उद्वेलित किया और इसके चलते हमें लगा कि हम लोगों को सिस्टम से फाइट करना चाहिए। चुनाव लड़े ना लड़े ये जनता के हाथ में है। चुनाव जनता चाहेगी मैं लड़ूंगा, जनता नहीं चाहेगी नहीं लड़ूंगा, लेकिन ऐसे मुद्दों के लिए फाइट करते रहूंगा और लोगों को अवेयर करते रहूंगा। हम समझते हैं कि जनता को आगे आना चाहिए, क्योंकि जब तक नौजुवक वर्ग अपने लिए खड़ा नहीं होगा तब तक ये लड़ाई में मैं सफल नहीं होगा। क्योंकि अमेरिका जैसे स्टेट में भी जो व्यक्ति वहां जन्म ले लिया वहां का सिटीजन हो गया। दुर्भाग्य है कि झारखंड में जिसके 3 पीढ़ियां यहाँ जन्म लिए उनको आप यहाँ का नहीं मानते हो। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो ही नहीं सकता। सर ये तो बहुत अच्छे मुद्दे पे आपने बात किया कि रियली में ये सब डेवलपमेंट की ज़रूरत है। एक चीज़ और आता है कि शहर में या आसपास क्राइम काफ़ी बढ़ा हुआ है और जिसके पीछे वन ऑफ द मेन रीज़न है अभी नशा बहुत चला हुआ है। यंग जनरेशन, स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे तक नशे की गिरफ्त में आ गए हैं। कैसे इसमें बदलाव लाया जा सकता है? आप तो पुलिस सेवा में भी काम कर चुके हैं, अभी दूसरी पारी भी खेल रहे हैं। क्या आप सोचें कि यदि आप आते हैं, यदि आपको सिलेक्ट किया जाता है तो आप क्या बदलाव लाएंगे इसमें? देखिए, बहुत अहम टॉपिक आपने उठाया है। ये जमशेदपुर ही नहीं पूरे झारखंड का ये मुद्दा है और कई स्टेट्स का मुद्दा है। पंजाब आज बर्बाद होते होते इसी से बचा। झारखंड में कई जगहों पे नक्सल एरिया में ओपियम की खेती हो रही है। ये पहले नहीं था, ये 20-25 सालों से हो रही है। तो ओपियम जिससे ब्राउन शुगर बनता है वो बड़ा अब इजिली उपलब्ध हो गया है। अच्छा। पहला कारण तो ये है कि हमें उस सोर्स को मारना होगा। हम लोग एज एसपी कई जगह उसको खत्म किए हैं, लेकिन अभी भी वो सोर्स है कहीं ना कहीं। खूंटी एरिया में है, जब आपका चाईबासा एरिया में मिल जाएगा, चतरा में है, कई जगहों में वो खेतियां हो रही है। लोगों को लग रहा है कि ये बड़ा ल्यूक्रेटिव बिजनेस है और फॉरेस्ट एरिया में भी वो खेती हो रही है। नक्सल के चलते फॉरेस्ट वाले लोग भी जा नहीं पाते। एक रीजन वो है। दूसरा रीजन यंग जनरेशन चूंकि बेरोजगार है, लेकिन अब मान लीजिए कोई 9th-10th का बच्चा है तो उसको तो आप बेरोजगार नहीं कर सकते, वो तो अभी पढ़ाई का है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है, हम कुछ एनजीओ को कहेंगे कि जो भी जमशेदपुर में चूंकि बहुत सारे एनजीओ हैं कि आप आगे आए और कॉलेजेस में और स्कूल्स में, बेसिकली स्कूल्स में 9th, 10th और 11th के बच्चों के साथ हम लोग इंटरेक्शन करें। आपको भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस तरह के प्रोग्राम स्कूल्स में कराएं नशे पर। इसमें उनको हम बताएं कि इसमें क्या धारा लगती है, जीवन कैसे बर्बाद होगा, शरीर कैसे बर्बाद होगा, कैरियर कैसे बर्बाद होगा। ये बच्चों को अवेयर करने की जरूरत है, क्योंकि केवल पुलिसिंग से इसको नहीं रोका जा सकता है। ये जब तक लोगों को अवेयर नहीं हम लोग करेंगे, सोर्स को नहीं डैमेज करेंगे, तब तक इसको रोक पाना बहुत मुश्किल है। केवल कानून बना देने से नहीं रोकेगा, हमें उसको अवेयरनेस लाना होगा। पुलिस से मेरा ये कहना होगा कि ऐसे पॉकेट्स को फोकस करें, क्योंकि मैं जो डीआईजी था तो जमशेदपुर और बगल का जो पड़ोसी जिला है सरायकेला, क्योंकि यहाँ पर इंटरलिंक्ड प्रॉब्लम है। क्राइम उधर से लाते हैं, इधर बेचते हैं, फिर उधर चले जाते हैं। तो दोनों के जिला के एसपी को बैठ करके एक टास्क फोर्स बनाएं। यहाँ के डीआईजी से मेरा रिक्वेस्ट होगा कि वो टास्क फोर्स बनाएं। मैं उसका पहले बनाया हुआ था और इस पर क्रैकडाउन करने जैसा कार्रवाई तो रुक सकता है। बहुत अच्छी बात आपने बताया सर। लास्ट में युवा पीढ़ी जो आपके जैसा आईपीएस बनना चाहता है, उस लाइन पे जाना चाह रहा है, उनके लिए कुछ मैसेज देते सर। मैं युवाओं से ये अनुरोध करूंगा कि आप अपना करियर डिसाइड 6 ऑनवर्ड्स कर लें। यहाँ बहुत लोग 10th 11th करने के बाद सोचते हैं कि हमें क्या करना है, साइंस पढ़ना है कि आर्ट्स पढ़ना है कि कॉमर्स पढ़ना है। दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम।
और विवेकानंद की एक पंक्ति जरूर याद रखें, एराइज अवेक एंड रन टिल द गोल अचीव्ड। आप मॉर्निंग में उठें, मॉर्निंग का सूरज देखें, मोबाइल सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहें, 12 बजे 2 बजे रात तक मोबाइल नहीं देखते रहें। मोबाइल में कुछ कंटेंट देखें तो डिस्कवरी देखें, कुछ लर्न करने के लिए मोबाइल का यूज करें, क्योंकि यूज और मिसयूज दोनों है जी। अगर गूगल से हमें फायदा है तो गूगल से घाटा भी है जी। तो हम जो भी यूट्यूब से फायदा है तो घाटा भी है। हम प्रॉन चीजों को नहीं देखें यूट्यूब में, कुछ फायदे का चीज है उनसे उनको हम देखें। जिंदगी में आपको कैरियर बनाने के लिए 20 साल है, जी जी, पूरा जिंदगी एंजॉय करने के लिए उसके बाद 60 साल 70 साल बचता है जी। तो आप कैरियर बनाने के समय एंजॉय करेंगे तो वो 70 साल फिर आप जी ठीक है। जी जी। और इसमें कोई गरीब है कोई अमीर है इससे फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग बिल्कुल देहात में पलामू में पैदा हुए, 15 किलोमीटर साइकिल से स्कूल जाते थे, कई बार पैदल गए हैं आए हैं। आप कल्पना कीजिए 30 किलोमीटर, उस समय हम लोगों को पता भी नहीं था कि कितना किलोमीटर ये है, इतना आज के 50 साल पहले झारखंड पीछे था। तो वैसी परिस्थिति में हम लोग पढ़े और उस स्कूल से निकले। मेरा एक फ्रेंड टाटा ये CCL में GM होकर रिटायर किया, मैं IPS बना। तो कहीं भी आप पढ़ रहे हैं, खास करके मैं रूरल एरियाज के बच्चों के लिए कहूंगा, आप बिल्कुल हतोत्साहित नहीं हो। और जमशेदपुर के बच्चों के लिए कहूंगा कि आप हतोत्साहित मत हो कि हम बैंगलोर में या काश अमेरिका में पैदा हुए। आप जहां पैदा हुए हैं खुश रहिए, अपना जीवन और कैरियर बनाइए। और जीवन में जो करना है इसके लिए 9th के पहले आप डिसाइड कर दीजिए, और जो भी करना है उसके लिए कॉन्फिडेंस लाइए और उस करने के लिए दौड़ पड़िए। सरकारी नौकरी में ही जाना कोई जरूरी नहीं है, IPS ही बनना कोई जरूरी नहीं है, IAS ही बनना कोई जरूरी नहीं है। जीवन में एक सफल व्यक्ति बनना जरूरी है, चाहे आप जिस क्षेत्र में जाके सफलता हासिल करते हैं। चलिए, बहुत अच्छा बात बताया, जीवन में सफल व्यक्ति बनना बहुत जरूरी है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, इतने अच्छे बातें आपने बताया। होप है TN जनरेशन सिस्टम सभी को समझ में आए ये सब चीज़ें, और आपका धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद।